नमस्कार। आप रूबरू हो चुके हैं दाजंदा के साथ। पूरे विश्व में मातम पसरा है। कई लाख जानें एक अदृश्य बीमारी से लड़ते हुए गई हैं। भारत में भी कई जानें गई हैं, लेकिन ये सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं, बल्कि लापरवाही और असंवेदनशीलता का नतीजा है। भारत समेत कई देशों में लॉकडाउन है। भारत में भी हाल ही में लॉकडाउन 5.0 की शुरुआत होने वाली है। विश्व के कई हिस्सों में इस लॉकडाउन ने अपना अच्छा नतीजा दिखाया है, लेकिन भारत में इसने ऐसे जख्म दिए हैं जिससे उबरने में भारत को कई साल लगेंगे। ये जख्म सीधा भारत के निर्माता पर लगे हैं, जिसने इस देश को सड़कों के जाल से पिरोया। आज वही उन सड़कों को नंगे पांव नापने को मजबूर है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई? इसी से जुड़ा आज का हमारा मुद्दा है मजदूर। जल्दी से आपको आज के गेस्ट का हम परिचय करा देते हैं और फिर चलते हैं अपनी चर्चा की ओर। आज के हमारे गेस्ट हैं राहुल कपूर। ये जाने माने सोशल एक्टिविस्ट है और पीएचडी के स्टूडेंट है। गरीबों की मदद करना हो या छात्रों के अधिकार के लिए लड़ना हो, हमेशा राहुल कपूर साथ दिखाई देते हैं। अभी हाल ही में इनको यूरोपियन यूनियन के फेलोशिप प्रोग्राम के लिए भी चुना गया था। राहुल कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्जनता के खास शो में। जी नमस्कार आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया मुझको अपने शो पे बुलाने के लिए। और आप लोगों की बहुत ही जो युवा छात्र हैं वो मिलकर इस चैनल को दा जनता को चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि युवाओं की पत्रकारिता में बहुत जरूरत है। एक नई सोच की पत्रकारिता में बहुत जरूरत है, तो अच्छी बात है। मैं उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट। आप क्या जानना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप जिस तरीके से वर्तमान में सेवा कर रहे हैं, कि इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, इतनी ऊर्जा आपको कहाँ से मिली, और इतनी धूप में, छाव में और इतनी मुश्किल घड़ी में भी आप गरीबों की मदद करते दिख रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, बात यह है, जहां तक प्रेरणा की बात है तो मैं खुद ही एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं। तो बचपन से मैंने देखा है अपने घर वालों को, अपने मम्मी पापा को कितनी मेहनत करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत अमीर परिवार में पैदा हुए हैं। तो एक जो गरीब का दर्द होता है, उसके दर्द के साथ जुड़ना कैसे है, वो कहीं ना कहीं बचपन से ही आपके अंदर आ जाता है। तो बचपन से ही, चाहे फिर वो सामाजिक न्याय के बारे में बात हो, चाहे फिर वो गरीबों की मुश्किलों की, उनकी जो परेशानियां हैं उनके साथ जुड़ना हो, वो सब बातें होती है। और मेरा मानना है जो सच्चे मायनों में सही में धार्मिक इंसान होता है, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा मैं बहुत ज्यादा धार्मिक हूँ, लेकिन हाँ, मैं ऊपर वाले में विश्वास करता हूँ, भगवान में विश्वास करता हूँ। वो हमेशा देखता है कि उसके आसपास भी जो लोग हैं उनको क्या परेशानियां हो रही है, और जो उससे हो सकता है, बन पड़ सकता है, वो करता है। तो मेरे साथ ये हुआ था कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो मैं आपको बताता हूँ, लॉकडाउन जैसे ही शुरू हुआ ना, उस टाइम इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था कि सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल जीरो था। और जितना भी गरीब है उसको ये समझ ही नहीं आ रहा था, खास करके रिक्शे वाले, ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले, कि अगर वो निकल भी पाए। मान लीजिए राशन की दुकानें खुली भी थी क्योंकि वो एसेंशियल सर्विस में आती है, तो ही उन्हें पुलिस से लाठी पड़ जाती थी, क्योंकि पुलिस को भी उस टाइम नहीं पता था कि किस तरीके से लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है जब शुरुआत हुई थी। और गरीबों को तो बिल्कुल ही नहीं पता था। और ये जो गरीब होते हैं, ये ऐसे मान लीजिए रिक्शे वाला है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपसे, वो दिन में 300-400 रुपए कमाता है, तब उसके घर में रोटी आती है। अब सारा बंद कर दिया आपने, पूरा जो है देश को बंद कर दिया। अब वो कैसे कमाए, उसे राशन की जरूरत है। तो मेरे पास खुद की पर्सनल कार है, तो मुझे लगा लॉकडाउन में मेरी कार यहाँ मेरे घर में पार्किंग में खड़ी रहेगी, उससे अच्छा मैं एक माध्यम का काम करूंगा। क्योंकि मैं भी, आपको पता ही, एक पीएचडी स्कॉलर हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मेरी कोई संस्था है, मेरे पास लाखों रुपए पड़ा था यार, मेरे पास लाखों का राशन पड़ा था। तो मैंने उन संस्थाओं के साथ जुड़ा जिनके पास राशन थे, रिसोर्सेस थे, और मैंने कहा कि मैं अपनी कार से इसको डिलीवर करूंगा। आप बताइए, मैं अपना, जिसे आप कह सकते हैं फिजिकल एनर्जी, श्रम, और मैं अपनी कार से राशन, खाना, ये सब डिलीवर करूंगा। तो आप ये समझिए, मैंने कई संस्थाओं के साथ जुड़ के, जो कि नॉर्थ दिल्ली है जहाँ पे दंगा हुआ था, जहाँ पे, वहां पे भी राहत कार पहुंचाया। पूरे दिल्ली में जहां जहां राशन की जरूरत थी, कश्मीरी गेट हो, नई दिल्ली स्टेशनों के आसपास रहने वाली कई सारी झुग्गियां लाडो सराय की, वहां तक हम लोग ने पका खाना और राशन पहुंचाया। ये फर्स्ट लॉकडाउन तक था। फर्स्ट लॉकडाउन के बाद फिर अब ये हुआ कि लोग देखने लग गए कि मैं काम कर रहा हूं, तो जो मेरे परिवार वाले भी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे कुछ खास दोस्त हैं,
उन्होंने कहा चलो अच्छा काम कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, तो हम भी तुम्हें मदद करेंगे। तो किसी ने 100, 200, 500 देना शुरू करे, तो फिर मैंने खुद से एक ढाबे से मैं गया, ढाबे पे, वहां पे भी वो ढाबे वाले भी बहुत गरीब थे क्योंकि इतने समय से सारे ढाबे बंद पड़े। मैंने उनको कहा कि मैं आपको काम दूंगा, आप मुझको खाने के पैकेट बना के दिया करिए, मैं आपको पैसे दूंगा, फिर जो जो पैसे जैसे जैसे जुड़ते हैं उसका मैं पक्का खाना बना देता हूँ और राशन कर देता हूँ। तो पहले कुछ हफ्ते, 1-2 हफ्ते मैंने संस्थाओं के साथ जुड़ के काम करा और फिर उसके बाद मैंने अकेले ये काम करना शुरू कर दिया। और इसमें जो लोग हैं मदद करते हैं, हमारे जामिया के टीचर्स भी इसमें बहुत मदद करते हैं। हमारी जो जामिया के टीचर्स हैं वो भी बहुत, उन्होंने हमको मदद करी पैसे वगैरह से और कहा कि जब तक खाना बांटना है तुम बांटो, जब तक पानी, कोई भी ऐसी चीज जिसकी जरूरत है वो बांटो। बहुत ही अच्छा कदम आपके द्वारा उठाया गया। लेकिन हम जानते हैं कि मजदूर आज हर राज्य से निकल रहा है। जब लॉकडाउन फर्स्ट स्टार्ट हुआ था तभी से मजदूरों ने निकलना स्टार्ट कर दिया था, और कई नंगे पैर, कई अपने सर पे इतना बोझा ढोकर। तो आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई? सरकार को क्या इस पर निर्णय लेना चाहिए था पहले? देखिए, ऐसी स्थिति इसलिए आती है क्योंकि सरकार जब कोई भी अपना निर्णय लेती है तो कहीं ना कहीं उसकी आंखों के सामने ये गरीब और ये मजदूर नजर आते ही नहीं। तो अनप्लैंड था मेरा मानना है लॉकडाउन। एक तो लॉकडाउन आंख बंद करके चाइना को फॉलो करने की जरूरत क्या है, ये सभी को पता है कि चाइना से ही कहीं ना कहीं कोरोना वायरस जो है पहला केस उसमें आया। मैं इन सब बातों में जाने ही नहीं चाहता कि उसने जानबूझ के करा, नहीं करा, क्या करा, लेकिन इतना तो सबको पता है कि पहला केस चाइना में हुआ। वो एक अलग तरीके का देश है, वहां पे कम्युनिस्ट सरकार है, वहां पे डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया जैसी नहीं है। वहां पे जितनी डेमोक्रेसी इंडिया में फ्लरिश करती है वहां उतनी चाइना में नहीं करती, वो सर्वेलेंस स्टेट है। ठीक, उसमें और हम में बहुत अंतर है। उनके पास सालों से लोगों का डेटा सारा पड़ा हुआ है, वो घर बैठे चाहे तो राशन पहुंचा सकते हैं, खाना पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सालों से लोगों का डेटा नहीं है। मुझे लगता है कि हमने एक अनप्लान्ड लॉकडाउन करा, 2 महीने का लॉकडाउन हो चुका है, जो नुकसान हो गया है, चाहे अर्थव्यवस्था का हो वो हम फिर भर सकते हैं, लेकिन जो मजदूरों की जिंदगी चली गई उससे हम कभी नहीं भर पाएंगे। डायरेक्शन होना चाहिए वो ये है कि लॉकडाउन, सबसे पहले तो कोरोना वायरस की जो स्टिग्मेटाइजेशन है, दोषारोपण, जो डर है लोगों के दिल में, उसे कम करा जाए, समझाया जाए कि ये किस तरीके की बीमारी है, किस तरीके की नहीं है, और फिर लॉकडाउन खोलते हुए, और खासकर अभी भी जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको लगातार ट्रेन चला के भेजना चाहिए। अगर अभी भी आप देख रहे हैं कुछ श्रमिक स्पेशल ट्रेनें 6-6 दिन ले रही हैं घर भेजने में, रास्ते से भटक जा रही हैं। ये सब क्यों हो रहा है? देर कर चुकी है और बहुत मासूम जाने जा चुकी है, बहुत दर्दनाक घटनाएं हो चुकी हैं, जिसका मुझे बहुत दुख है, आपको बहुत दुख है, हमारे पूरे देश को बहुत दुख है। लेकिन अब हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम मजदूरों के साथ खड़े होकर उनकी मदद कर पाए। आपने अभी ट्रेनों की बात करी कि ट्रेनों के द्वारा पहुंचाए जाने चाहिए। ये बहुत अच्छा कदम था सरकार का कि उन्होंने ट्रेनों द्वारा सभी मजदूरों को घर पहुंचाना की सोची। लेकिन इस पर भी राज्य अपनी राजनीति कर रहे हैं। इस मजदूरों की मदद करने के बजाय इसको राजनीतिक चोला पहनाने में लगे हैं। तो ये सभी राजनीतिक ड्रामे को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, 2-3 दिक्कतें हैं इसमें। जो ट्रेन वाला जो हमारा वो हुआ ना, उसमें सबसे पहले किसी भी मजदूर से 1 भी रुपया लेना नहीं था। तो सरकारों ने एक अमाउंट निर्धारित कर दिया जो उनसे लिया गया। उसके बाद कुछ राज्य सरकारों ने यह भी कहा कि हम नहीं लेंगे, कुछ ने बस से भी भेजने की बात करी। जहां तक राजनीतिक चोले की बात है, सबसे ज्यादा बड़ी बात जो भी हुई थी वो आपने देखा होगा कि जब प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को यूपी उत्तर प्रदेश को बस देने की बात करी, जी तो ये बोल दिया गया बस अच्छी नहीं है, बस के वो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। एक बात बताइए आप आशुतोष, जब चुनाव होते हैं तो सभी चुनावी पार्टियां हजारों की संख्या में बस करती है ना, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, तब क्या बस का सर्टिफिकेट कोई मांगता है? तो इस समय राजनीति करने की जरूरत क्यों इस समय? तो देखिए, राजनीति जहां तक राजनीतिक पार्टियां करती हैं बहुत दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है, और असंवेदनशीलता जो दिखाती है वो भी बहुत दुख की बात है। पॉलिटिक्स में सबकी जवाबदेही बनती है। मैं चाहता हूं कि मान लीजिए जितने कांग्रेस शासित राज्य हैं वो इंश्योर करें कि उनके सारे मजदूर बाहर से भी आएंगे अच्छे से, और यहां से भी जाएंगे, और उनके राज्यों से भी जाएंगे, और लगातार वो बीजेपी की सरकारों पे भी दबाव बनाए कि आप भी हमारा मॉडल फॉलो करिए और अपने सारे मजदूरों को भेजिए, वापस आए करिए। असफल हुई है केंद्र सरकार पूरी तरीके से इस मामले में। राज्य सरकारों का रोल जो है केंद्र सरकार से फिलहाल थोड़ा कम है।
लेकिन अभी भी कोई एक मॉडल केंद्र सरकार मॉडल राज्य सरकार मेरे सामने नहीं निकल के आई है जिससे मैं कह दूं ये राज्य सरकार ऐसी थी जिसने अपने सारे मजदूर भेज दिया, बुला लिए, एक झारखंड की सरकार को छोड़। झारखंड की सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने अच्छा काम करा है। मैंने देखा सबसे पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने मजदूरों को वापस बुलाया। सबसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो ये बात कर रहे हैं कि हम फ्लाइट से भी अपने मजदूरों को वापस ला रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री है वो, तो वो मुझे उनका कार्य अच्छा लगा। ऐसी पहल बाकी राज्यों को भी करनी चाहिए थी और केंद्र को भी उनसे सीखना चाहिए था। अब इस पे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोरोना काल में विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए? जैसे विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, क्या उसे आरोप ही लगाने चाहिए या अपने स्तर पे भी कुछ काम करना चाहिए? तो विपक्ष की भूमिका पर आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष की भूमिका कभी भी, चाहे कोरोना काल रहे चाहे कोई और काल रहे, उसकी कभी भी ये भूमिका नहीं हो सकती कि उसको सिर्फ आरोप लगाने। विपक्ष का काम है कि अगर वो हमारे लिए एक वाइबल ऑल्टरनेटिव है तो हमें दिखाए कि वो हमारे लिए वाइबल ऑल्टरनेटिव क्यों है। वो हमको दिखाए कि वो हमारे लिए वाइबल ऑल्टरनेटिव है तो वो क्यों है, वो क्या काम कर रहा है। और विपक्ष के पास बहुत रिसोर्सेज होते हैं, ऐसी बात नहीं उनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी है। कांग्रेस के 52 एमपी हैं, ठीक है, उनके पास 52 एमपी हैं, बहुत बड़ी बात होती है इस देश में 52 एमपी होना। यही मैं इस बात की सराहना भी करूंगा, ये अच्छी बात है, प्रशंसा भी करूंगा कि जो राहुल गांधी जी थे उन्होंने सबसे पहले भारत सरकार को ट्विटर के जरिए ये कहा कि कोरोना वायरस बहुत बड़ी मुश्किल है, और बहुत पहले कह दिया उन्होंने, ध्यान देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या ट्विटर से कहना काफी है? हम सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवल या तो सील कर देते या फिर इंटरनेशनल ट्रैवल जो है उस पर बहुत अच्छी चेकिंग लगा देते करेंगे। तो विपक्ष का काम है कि गलत नीतियों को पकड़े, विरोध करे और प्रेशर बनाए कि गलत नीतियों पे सरकार एक्शन ले, उन गलत नीतियों को वापस ले, ये जरूरी है। जरूर। इसी के साथ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने, जैसे अभी हमने जाना कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आपने और आपके एनजीओ ने कैसे मदद करी मजदूरों की? जी जी, मैं बताता हूँ। आप पहले तो मेरा कोई एनजीओ नहीं है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब लोगों ने देखना शुरू करा कि मैं काम कर रहा हूँ, तो जो हमारे बहुत क्लोज मित्र हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, कुछ खास साथी हैं, उन्होंने थोड़ी मदद करना शुरू करी। किसी ने 100, किसी ने 200 रुपए से कि आप ऐसे ले लीजिए, तो और आप जो भी करिए करिए। तो जैसे मैं आपको कल की कहानी बताता हूँ, और मैंने आपको जैसे बच्चर्स ने भी मदद करी, जामिया ने भी। कल हम लोग गए थे लाजपत नगर। लाजपत नगर में जो गरीब मजदूर हैं उनका पंजीकरण केंद्र है, यानी रजिस्ट्रेशन सेंटर। वहां पे उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, स्क्रीनिंग होती है, वहां से बस चलती है, ठीक है। तो अब इन बसों में जब वो जाते हैं, आप देख रहे हैं कितनी दूर दूर उनको जाना पड़ता है। कई लोग यहाँ से स्टेशन जाते हैं इन बसों में, कई लोग सीधे अपने राज्यों में जाते हैं। तो उनको खाना पहुंचाना, पानी पहुंच, कई बार हाईवे पे गए, हाईवे पे देखा कि क्या क्या जरूरत हो सकती है, पानी, खाने की, किसी को कपड़े की, किसी को चप्पल की। तो ये सब काम हमने करा, जितना भी हम राहत कार्य कर सकते हैं। बहुत बड़े स्केल पर, क्योंकि मैं उतना सक्षम नहीं हूं तो नहीं कर पाया, वरना अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होता तो मेरा मानना है कि सबसे सही काम जो अभी हम कोई कर सकते हैं वो ये है कि गरीब मजदूरों के लिए बस अरेंज करा दे और उनको बस से घर भेज दे, या उनकी टिकट का पैसा हम भर दे, या उनकी टिकट का पैसा, जैसे सोनू सूद कर रहे हैं। तो वो लार्ज स्केल काम है जो हम करना चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि मेरी कोई संस्था नहीं है, मैं इतना क्या कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, मैं भी एक छात्र हूँ, ठीक है, पीएचडी का, तो उतना नहीं कर पाया। पर जो भी उनको खाने से लगातार हमने मदद करी, हर रोज मदद करी। जितने भी मजदूर है जिन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अपने घर नहीं जाएंगे, वो यहाँ रुकना चाहते हैं, जब भी उनको राशन की जरूरत पड़ी, क्योंकि अगर यहाँ रुकना है तो उन्हें राशन की जरूरत चाहिए होगी उनकी झुग्गियों में, हमने राशन पहुंचाया। जब भी जरूरत पड़ी खाने की, पका खाना पहुंचाया, पानी पहुंचाया, जो मजदूर चल रहे थे उनको चप्पलें पहुंचाई। मतलब जो कुछ भी हो सकता है, जो एक संस्था करती है, वही मैंने इंडिविजुअल लेवल पे पूरी करने की कोशिश करी। बिल्कुल। एक और सवाल कि वक्त हो चुका है चर्चा को समाप्त करने का वैसे, तो आखिर में आपसे यही सवाल करना चाहूंगा कि कोरोना काल में, अब इसके बाद जो कोरोना के काल के बाद जो आएगा समय, उसमें आप भारत को कैसे देखते हैं? देखिए, फिलहाल 2-3 महीने तक तो जो समय बहुत कठिन है, क्योंकि लोगों के में सब कर लेंगे नहीं ना, स्कूल भी खोलने होंगे, कॉलेज भी खोलने होंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन भी करने होंगे, अच्छी आदतें डालनी होंगी, सेंसिटाइजेशन करनी होगी।
अगर प्रधानमंत्री जी ये बता सकते हैं कि हमें कोरोना वायरस वॉरियर्स के लिए ताली बजानी चाहिए, थाली बजानी चाहिए, ऊपर से फूल बरसा सकते हैं, तो क्या हम कुछ अच्छी आदतें नहीं सेंसिटाइज करा सकते? प्रधानमंत्री जी अपने ही भाषणों के थ्रू बहुत अच्छी आदतें सेंसिटाइज करा सकते हैं, क्योंकि बहुत देश उनको सुनता है, भारी तादाद में लोग उन्हें देखते हैं। उन्हें बताएं कि नहीं, डरने की बात नहीं है, अच्छी आदतों की बात है। जगह जगह प्याऊ लगाई जाए, जगह जगह हाथ धोने के नल लगाए जाए। इस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त निकालकर चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद आपका आशुतोष, और आपकी पूरी डाक जनता की टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को मैं शुभकामनाएं भी देता हूं, अच्छा काम कर रहे हैं। पत्रकारिता की हालांकि कोई बात हुई नहीं है, लेकिन पत्रकारिता का भी बहुत बड़ा रोल होता है ऐसी आपदाओं में, बहुत बड़ा रोल होता है देश को एक सही संदेश पहुंचाने का, जो मेरे ख्याल से अगर सरकार असफल हुई है तो पत्रकारिता जितनी असफल हुई है उससे ज्यादा तो कुछ इस देश में असफल है ही नहीं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज जैसे यंग लोग खुद से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स यूज करके पत्रकारिता को एक नया मीनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए आजकल सोशल मीडिया वेब पोर्टल्स अब धीरे धीरे करके जहां से वो शुरू हुए थे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं कहीं उनमें भी आप लोगों के लिए नए मौके बनेंगे। और मैं तो चाहता हूं कि आपका खुद का जो प्लेटफॉर्म है उसमें आप बाकियों के लिए नए मौके बनाएं, कि बाकी लोग आपके यहाँ आके एक नई सोच की पत्रकारिता कर पाए, आप उन्हें खुद नौकरी। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।